Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है इंट्रोडक्शन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, आज के मौजू में हम जानेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, एक पूरा जो एवोल्यूशन हुआ है स्टिल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम जानेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस क्या है, दुनिया में इसने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस पर क्या क्या असरार डाले हैं, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो दोस्तों, आगाज करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो एक क्लेम किया जा सकता है सबसे बड़ा, वो यही है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल्ड द नेशन ऑफ द यूएस। यूएस की नेशन को बिल्ड करने में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अहम रोल है। अगरचे यूएस 4 जुलाई 1776 में आजाद हुआ और इसकी आजादी के तकरीबन 15 साल बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई करने वाली 13 स्टेट्स थी, जो कि बढ़ के अब तक 50 स्टेट्स हो चुकी हैं और ये मुसलसल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। और डिलीवरी में अगर दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पर है, जिसने सही इन ट्रू स्पिरिट डिलीवर किया है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्ट 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इस हद तक ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक दुनिया के पास नहीं है। 7000 वर्ड और 7 आर्टिकल विद डिफरेंट सेक्शंस। तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का एजाज है। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, यही चीज हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आती है। ब्रीफली हम देख लें यूएस के जो 7 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एग्जेक्टिव ब्रांच, सेकंड आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल ब्रांच, थर्ड आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल ब्रांच, फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट द स्टेट्स एंड फिफ्थ आर्टिकल इज अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट and sixth article about the supremacy oath and it's about the supremacy of law and the last article is about the states ratifications। 230 साल गुजर चुके हैं और यूएस इन्हीं आर्टिकल्स की बेस पे कामयाबी से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन कामयाबी से यूएस नेशन को चला रही है। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिंपली ये 4 जुलाई 1976 को एक इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन साइन किया है, जिसकी बेस पे यूएस वजूद में आया। यूएस ने स्ट्रगल किया अगेंस्ट यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल करके यूएस वजूद में आया है और यही फिर स्ट्रगल करके 1777 में ये इसने एक कॉन्फेडरेशन की शक्ल इख्तियार की है। और एज यू नो कि कॉन्फेडरेशन जो है वो काफी वीक बाउंडिंग होती है। यही वजह है कि बहुत जल्द तमाम स्टेट्स ने रियलाइज किया कि कॉन्फेडरेशन के बजाय हमें फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। दैट्स वाई 13 स्टेट्स जो है फिलाडेल्फिया के मुकाम पर 1787 में इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया पे साइन किया, जो बाद में जो ये कन्वेंशन इसमें जो रखी गई शराइत और इसका जो चार्टर वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया है। और इसी कन्वेंशन को जो पहले 1788 में 9 स्टेट्स ने रेटिफाइड किया और जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इन्फोर्स किया गया तो 13 स्टेट्स ने इसे रेटिफाई किया था और यूं 7 आर्टिकल्स के साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। इसके साथ साथ 10 अमेंडमेंट्स भी इसका हिस्सा थी, जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम देखें जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, उससे क्वाइट डिफरेंट
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि ये अपनी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक यूएस में मौजूद है। अगर हमने कोई भी मॉडल देखना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का तो वो यूएस में देखा जा सकता है। फेडरलिज्म को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रूल ओवर द होल कंट्री। ऑन द अदर साइड, general but many powers are given to the federating units to rule over the parts of country। तो जितनी स्टेट्स को, प्रोविंसेस को, प्रोविंशियल यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा आजादी होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिया जाएंगे, उतने ही ज्यादा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कामयाब होता है। तो यूएस में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी अगर हम बुनियादी तौर पर जो पावर डिवीजन देख लें तो उसमें हमें बहुत हद तक वाज़ह तौर पर नजर आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेडरल जुडिशरी अलग है, स्टेट जुडिशरी अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का हामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है उनकी यानी स्टेट्स गवर्नमेंट वो भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर की हामिल है। रियासत यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन है, जितनी यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हैं। और इवन सबसे अहम बात यहाँ की सिटीजन ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी आप पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी देख लें वहां पर एक अगर सिटीजनशिप है इट मींस कि आप पूरे मुल्क के शहरी हैं। इसके बरक्स इब्तदाई जो है सिटीजनशिप वो आप जिस स्टेट्स में रह रहे हैं उस स्टेट की मिलेगी, अगर देन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूएस की अलग सिटीजनशिप होगी। तो इस तरह से जो है यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें वाज़ह किया गया है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएस। तो यूएस पीपल जो है सॉवरेनिटी को एंजॉय करेंगे। अनलाइक यूके में है कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन, अनलाइक पाकिस्तान में के पर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, तो यूएस में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द यूएस। तो सॉवरेनिटी के हामिल यानी हतमी ताकत के हामिल जो है यूएस के लोग हैं। फिर यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो अपनी एक कैबिनेट फॉर्म करता है। यूएस में जो मोड ऑफ इलेक्शन है हर लीप ईयर में यहां पर इलेक्शन होता है, यानी 4 साल बाद यहां पर इलेक्शन का इनेकाद होता है और हर सदारती उम्मीदवार पूरे मुल्क में अपने इलेक्टोरल कॉलेज खड़े करता है, अपने नुमाइंदे खड़े करता है जिनको लोग चुनते हैं और उन्हीं इलेक्टोरल वोट्स की बेस पर जो है सदर मुंतखब होता है। और इस सदर के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ है, कि दुनिया में सबसे ताकतवर पर्सनैलिटी सदर की होती है, कि इसके पास इस हद तक इख्तियारात होते हैं कि दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान के पास इतने इख्तियारात मौजूद नहीं होते। फिर अगर हम देखें यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर, ये बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट है। यूके में हम बातें तो सुनेंगे, थ्योरेटिकली बहुत सी चीजें आएंगी सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से, लेकिन यूएस में इसकी इंप्लीमेंटेशन अपनी पूरी पीक पे है। अगरचे सेपरेशन ऑफ पावर का वर्ड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन यूएस में इसकी मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंटेशन मौजूद है। मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट्स ऑफ लॉज में ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पेश की, इसे एज इट जो है इंप्लीमेंट किया वो यूएस ने किया। तो यूएस के जो फर्स्ट 3 आर्टिकल ये हमें बताते हैं कि यूएस में मुकम्मल तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है। यानी फर्स्ट आर्टिकल में जो है लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन कांग्रेस, तो जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो कांग्रेस में यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फॉल करेगी। सेकेंडली जो है ऑल एग्जेक्टिव पावर्स फॉल इन प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट पे तमाम एग्जेक्टिव पावर्स फॉल करेंगी, प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के साथ तमाम एग्जेक्टिव फंक्शंस सर अंजाम देगा। और थर्ड पे ऑल जुडिशियल पावर्स फॉल इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस, तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास तमाम जुडिशियल पावर्स होंगी। तो ये सिलसिला है कि यहाँ पर तमाम ये
तीनों अलग अलग आर्टिकल, तीनों अलग अलग ब्रांचेस ये अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगी। और कोई भी, जैसे कि मोंटेस्क्यू ने कहा था कि किसी भी फर्द के पास अगर 2 इदारों की या 3 इदारों की इख्तियारात आ गए तो पावर टर्न्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली, तो ये हो सकता है। तो यूएस में ऐसा नहीं है। अब कोई भी फर्द यहां पर अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ले या अपने इख्तियारात अपनी जात में मरकूज कर ले, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में यहां भी चेक एंड बैलेंस रखा गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। 6 चेक्स दिए गए हैं तीनों इंस्टीट्यूशंस को। लेजिस्लेटिव के पास 2 चेक हैं कि वो एग्जेक्टिव सदर के इख्तियारात को चेक कर सकता है कि कहीं वो अपने इख्तियारात से तजावज तो नहीं कर रहा। जुडिशल पावर्स को देख सकता है कि जुडिशरी कहीं अपने इख्तियारात से तजावज तो नहीं कर रही। और फिर एग्जेक्टिव सदर के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो लेजिस्लेचर को देखे कि वो अपने इख्तियारात से सुपरसीड तो नहीं कर रहे। जुडिशरी कहीं अपने इख्तियारात से सुपरसीड तो नहीं कर रही। इसी तरह जुडिशल पावर्स जो है, जुडिशरी के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है कि कहीं लेजिस्लेचर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई लेजिस्लेशन तो नहीं कर रहे, या सदर अपने इख्तियारात में कहीं फंडामेंटल राइट्स को तो हिट नहीं कर रहे। तो ऐसा ये सिलसिला है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम देखें ये पूरी स्पिरिट के साथ यूएस में इंप्लीमेंट है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू ये बहुत अहम है, बहुत यूनिक पॉइंट है जो कि हमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं भी और कम ही नजर आता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है कि जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है, जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मरकज को जो है बाइख्तियार करने के लिए, और मरकज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जा सके, तो ये ऐसा काम कर रही है। तो हम इसे सिंपली अगर डिफाइन करें जुडिशियल रिव्यू को, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ इधर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन से मुतलका है। जितनी भी लेजिस्लेशन कांग्रेस करती है यूएस की सुप्रीम कोर्ट उस पर चेक रखती है, उसे देखती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो बुनियादी तौर पर आगाज हमें जो मिलता है वो 1803 में मिलता। 1803 में एक केस हुआ था मरबरे वर्सेस मेडिसन। थॉमस जेफरसन 1801 में प्रेसिडेंट बने थे, उनसे पहले मरबरे को एक कमीशन जारी किया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट जेफरसन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडिसन को कहा कि उससे अपॉइंटमेंट लेटर जारी ना किया जाए। तो जिसकी वजह से मरबरे ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, जिसे रिट ऑफ मैंडामस कहते हैं, कि उन्हें उनका कमीशन, उनका लेटर जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये जो रिट फाइल की गई थी तो इसमें बुनियादी तौर पर जुडिशरी एक्ट 1789 की जो है सेक्शन 13 के मुताबिक ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसका इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। ये एक लॉ पास हुआ था जुडिशरी एक्ट 1789 में, लेकिन इसके बरक्स आइन का जो आर्टिकल है 3 और उसकी सेक्शन 2 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट वो एपलेट जुरिस्डिक्शन रखता है, यानी वहां पर अपील तो दायर की जा सकती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती। तो यहां पर चीफ जस्टिस मार्शल ने मरबरे के हक में तो फैसला नहीं दिया, लेकिन ये सेनेट का मंजूर शुदा कानून जुडिशरी एक्ट 1789 को नल एंड वॉइड करार दिया। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये जा रहा था। तो सेकेंडली ये जुडिशियल रिव्यू ये उसके बाद भी पूरी अपनी अबुताब के साथ रहा और इसने चेक्स रखे हैं लेजिस्लेचर पर कि वो कानून गलत कानून साजी ना करे, और प्रेसिडेंट पे कि प्रेसिडेंट कहीं ऐसे एक्शन ना ले जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हों। नेक्स्ट यूएस में जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेस हैं, जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और अपर हाउस कांग्रेस कहलाता है। कांग्रेस या सेनेट कहलाता है। सेनेट यहाँ का जो है अपर हाउस वो दुनिया का ताकतवर तरीन चैम्बर है।
दुनिया का ताकतवर तरीन चैम्बर है। यहाँ पर सेनेट के 100 मेंबर्स हैं। तो फ्रॉम ए स्टेट्स 50 रियासतें हैं, तो 50 रियासतों में से 2-2 मेंबर्स यहाँ पर मुंतखब किए जाते हैं। और ये तमाम पावर्स जो हैं इसी मरकज के पास है। ये यहाँ मेंबर 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। लोअर हाउस में टोटल मेंबर 435 हैं और ये हर 2 साल बाद इनका इंतखाब होता है। और प्रेसिडेंट 4 साल के लिए मुंतखब होता है। तो हम देखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल के लिए, प्रेसिडेंट 4 साल के लिए, और सेनेट के लोग जो हैं वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और मोस्ट इफेक्टिव लेजिस्लेचर है। फिर हम देखते हैं कि यूएस में अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत मुश्किल है। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आप अंदाजा करें कि 1789 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया विद 10 अमेंडमेंट्स। तब से लेकर अब तक तकरीबन 230-31 साल गुजर चुके हैं। जस्ट 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक। 10 अमेंडमेंट को अगर निकाल दिया जाए तो 17 यानी 17 अमेंडमेंट हुई हैं। ये बात नहीं कि यहाँ पर अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की जाती, 4000 से ज्यादा अमेंडमेंट प्रपोज की जा चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने के बायस यहाँ पर अमेंडमेंट से इंतहाई कम हुई हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है? कांग्रेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी बोथ हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी अमेंडमेंट को पास करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, बात आगे चलती है स्टेट रेटिफिकेशन की तरफ। तो स्टेट की जो है 3/4 मेजॉरिटी रेटिफिकेशन जरूरी है, यानी कम से कम 38 स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन होगी तो अमेंडमेंट कंसीडर होगी, अदरवाइज नहीं। दैट्स व्हाई कि यूएस में दुनिया की अभी तक जो 230 सालों में तकरीबन सिर्फ 17 अमेंडमेंट उस लिहाज से हुई है। अगर 10 अमेंडमेंट को निकाल दिया जाए तो ये मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्दर हम देखते हैं, क्योंकि इतना अरसा हो गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को आए, तो यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस भी है, कुछ अनरिटन प्रिंसिपल्स भी है। जैसे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अगर एक स्टेट से है तो वाइस प्रेसिडेंट सेम स्टेट से नहीं हो सकता, वो दूसरी किसी और स्टेट से होगा। अब तक यही कन्वेंशन चली आ रही है। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट अक्सर कुछ मामलात में सेनेट से कंसल्ट करता है, तो ये अगरचे कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज नॉट बाउंड टू डू दिस, लेकिन वो ये करता है। तो ये भी एक तरह की जो है यहाँ पर कन्वेंशन है, जिसे सेंसिटोरियल कर्टसी कहा जाता है। और फिर यहाँ पर एक कन्वेंशन ये भी रही है जो कि जॉर्ज वाशिंगटन ने जिसका आगाज किया था कि प्रेसिडेंट सिर्फ 1-2 दफा ही मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी दफा नहीं। तो ये एक कन्वेंशन थी, रिटन प्रिंसिपल नहीं था, लेकिन फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने इस प्रिंसिपल को ब्रेक किया और 4 दफा प्रेसिडेंट बना। तो उसके बाद 1952 में एक अमेंडमेंट के जरिए ये कानून बना दिया गया कि कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफा ही प्रेसिडेंट बन सकता है, तीसरी दफा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो यूं यहाँ पर कन्वेंशंस का भी अहम रोल है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप यहाँ पर मौजूद है। ये क्या है कि कोई भी सिटीजन सबसे पहले जिस स्टेट में रह रहा है उसका सिटीजन होगा, और उसके बाद इफ ही वांट टू अप्लाई फॉर द यूएस सिटीजनशिप तो वो यूएस सिटीजनशिप के लिए अलग अप्लाई करेगा। यानी यहाँ पर दोनों सिटीजनशिप अलग अलग हैं, अलग अलग इनके प्रोसीजर हैं कि जिस स्टेट का जो कोई शहरी है तो वो पहले उस स्टेट का शहरी होगा, फिर यूएसए का शहरी होगा। तो यूं यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है, यानी कि 2 पार्टियां ही, दोनों में से कोई एक पार्टी जो है इख्तियार में आती है, पावर में आती है। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इन ही दोनों में जो है खूब गर्मा गर्मी होती है, खूब बेहतरीन कंपटीशन होता है, और इनमें से ही कोई पार्टी जो है पावर में आती है। यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम अपनी पूरे आबोताब के साथ चल रहा है। कंक्लूसिवली अगर हम देखें तो इसमें यही है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो है यूएस नेशन को बिल्ड किया है, और ये अभी तक इस नेशन को 50 स्टेट्स को जो है वो एक साथ लेके चल रहा है। 13 से ये 50 स्टेट्स का सफर वो सिर्फ यूएस का फेडरल स्ट्रक्चर था जिसने इनको जो है बाइंड किया,
लेकिन जो है आखिर पे जो अहम चीज है, रिजिड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट की वजह से प्रॉब्लम जो यूएस के लिए हो सकता है वो यही है कि तेजी से गुजरते हुए वक्त का साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रहा। अगर फ्यूचर में यूएस का ज़वाल हुआ तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी होगा कि यूएस का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके ज़वाल का सबब बन सकता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अमेंडमेंट्स एंड इट्स अमेंडमेंट प्रोसीजर। दोस्तों आज के मौजू में हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, और फिर लास्ट में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए आगाज करते हैं। दोस्तों यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दुनिया का प्रिसाइज तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। ये 7000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है और सिंपली किसी भी किताबचे में आपको मिल सकता है। ये पाकिस्तान या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं जिसके 280 आर्टिकल्स 300 आर्टिकल्स तक हैं। तो ये सिर्फ 7 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन 7 आर्टिकल पर मुश्तमिल होने के बावजूद ये दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ये वाहिद दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है विच बिल्ड अ नेशन। दुनिया में ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने एक कौम को तामीर किया है। एक कौम जिसने 13 स्टेट से आगाज किया था, आज 50 स्टेट्स बन चुकी हैं और दुनिया की सुपर पावर बन चुकी है। यही वजह है कि कहा जाता है कि दुनिया में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसने अमेरिकन अवाम को, अमेरिकन नेशन को बिल्ड किया है। इसके बरक्स आप देखें, चाहे बर्तानिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, पाकिस्तान का, चाइना का, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो कई कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। इसके बरक्स यूएस का सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 231 साल से लेकर अब तक एक्टिव है और एक्टिवली यूएस नेशन को आगे लेकर जा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जिसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल फर्स्ट डील्स विद लेजिस्लेचर ब्रांच। इट इज अबाउट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन विच फॉल इन कांग्रेस। सेकंड आर्टिकल इज अबाउट एग्जेक्टिव पावर। एग्जेक्टिव पावर्स के बारे में है कि तमाम एग्जेक्टिव पावर्स जो है वो सदर की जात में मुर्तकज है। और उसके बाद तीसरा आर्टिकल इज अबाउट जुडिशियल पावर्स। ऑल जुडिशियल पावर्स फॉल इन यूएस सुप्रीम कोर्ट। एंड फोर्थ आर्टिकल इज अबाउट द स्टेट्स। अबाउट द स्टेट्स के बारे में है कि जो स्टेट्स यूएस में शामिल हैं इनके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे ये फंक्शन करेंगे। और फिफ्थ आर्टिकल इज अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर कि अमेंडमेंट कैसे होगी। अमेंडमेंट के बारे में अभी हम जानेंगे। अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए यूएस का आर्टिकल 5 है। और फिर आर्टिकल 6 इज अबाउट द सुपरमेसी ऑथ्स ऑल लॉज मेड फ्रॉम इट आर द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो ऑथ्स लेने हैं और उन्होंने जो देखना है कि जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है उसके अंडर रहना है। और फिर लास्ट आर्टिकल इज अबाउट द रेटिफिकेशन। जो भी नई स्टेट आएगी उनको कैसे यूएस में शामिल करना है, किस प्रोसीजर के तहत कांग्रेस से अप्रूवल लेनी है, बाकी स्टेट से अप्रूवल लेनी है, क्या क्या उनके राइट्स होंगे। तो ये 7th आर्टिकल इसके बारे में डील कर रहा है। तो आइए देखते हैं यूएस का नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है ये यूएस का आर्टिकल 5 से डील करता है। इसके मुताबिक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है। तो आपको ये अमेंडमेंट प्रोसीजर बताने से पहले मैं ये बात वाज़िया कर दूं कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन वो मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। यही वजह है कि 231 साल की तारीख में
अब तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और 27 अमेंडमेंट्स भी देखें कि जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो इस इंप्लीमेंटेशन के साथ 10 इसकी अमेंडमेंट्स भी इसके साथ शामिल हुई थी, जिसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। तो इसका मतलब 10 तो फौरी अमेंडमेंट्स हो गई, तो 231 साल में सिर्फ 17 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किस हद तक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला तो इसका जो प्रोसीजर है, कोई भी अमेंडमेंट अगर प्रपोज करनी है तो वो कांग्रेस में प्रपोज होगी। कांग्रेस के दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट को पास करेंगे। ये यहां से पास होगी। ये आम सिंपल प्रोसीजर है जो कि आम दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मौजूद है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में। लेकिन अगला प्रोसीजर बहुत ही तवील प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि अब अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट्स की 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, यानी 50 स्टेट्स में कम से कम 38 स्टेट्स उस अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगी, उसे अप्रूव करेंगे तो अमेंडमेंट पास होगी, अदरवाइज नहीं। यही वजह है कि यूएस में अमेंडमेंट्स इंतहाई मुश्किल काम है। अब तक तकरीबन 4000 अमेंडमेंट प्रपोज हो चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट पास हुई हैं, और इनमें भी कई ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिन्हें पास होने में कई अशरे लगे हैं। इवन जो आखिरी जो अमेंडमेंट है, 27वीं अमेंडमेंट, इसे पास होने में 202 साल लगे हैं। कैन यू बिलीव? जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था तब ही 1789 में ये अमेंडमेंट प्रपोज की थी, और ये अमेंडमेंट आकर पास हुई है 1992 में पास हुई है। 202 साल, तकरीबन 223 दिनों पर, यानी 203 साल तक ये अमेंडमेंट जो है पास हुई है। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अरसा इन अमेंडमेंट्स में लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। कौन कौन सी अमेंडमेंट है? पहली 10 अमेंडमेंट, इन्हें हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। तो ये इट्स बेसिकली अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज अबाउट रिलीजन एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम है आपके रिलीजन में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। सेकंड इज अबाउट बियरिंग आर्म्स, आम शहरी जो है अपने पास वेपन्स रख सकता है। थर्ड इज अबाउट कि सोल्जर्स जो है वो आम आबादी में नहीं रह सकता, आम शहरियों को तंग नहीं कर सकता। फोर्थ अमेंडमेंट इज अबाउट सर्च एंड सीजर। Fifth amendment is about a right of persons, and sixth amendment is about right of accused in criminal persecution. Seventh is about civil trials, and eighth is about further guarantees in criminal cases, and ninth is about enumerated rights, and 10 is about reserved powers. ये 10 के 10 अमेंडमेंट ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में थी। अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट अमेंडमेंट पास हुई है। 11 अमेंडमेंट इज अबाउट सूट अगेंस्ट स्टेट्स। स्टेट्स के अगेंस्ट सूट किया जा सकता है। 1793 में ये पास हुई थी। फिर 11th इज अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनको एक ही लाइन में कंसिडर किया गया था। इससे पहले इन दोनों के अलग अलग इलेक्शंस होते थे। तो यूं 1803 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी। आगे के 3 अमेंडमेंट्स हैं वो सिविल अमेरिकन सिविल वॉर के बाद की अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें ब्लैक्स को जो है राइट्स दिए गए हैं, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें 13th अमेंडमेंट इज अबाउट स्लेवरी एंड इनवॉलंटरी सर्विट्यूड। 1865 में हुई है। स्लेवरी को इसमें प्रोहिबिटेड करार दिया गया है। नेक्स्ट जो है इसी से मुतल्लिका है 14th अमेंडमेंट, राइट्स ग्रांटेड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ सिटीजनशिप ड्यू टू प्रोसेस एंड इक्वल प्रोटेक्शन। ये 1866 में ये पास हुई, यानी पिछली अमेंडमेंट से 1 साल बाद। और उसके 3 साल बाद जो है राइट ऑफ सिटीजन वोट, ये 1869 में हुई। इसमें वाज़िया तौर पर रेस की बुनियाद पर जो वोट का जो राइट है जो गोरों के पास था, अब कालों को भी दे दिया गया। फिर अमेंडमेंट 16 है जो ये इनकम टैक्स के बारे में है, 1909 में ये पास हुए।
और फिर उसके बाद 17th अमेंडमेंट है जो पॉपुलर इलेक्शन ऑफ सेनेटर्स, ये 1913 में पास हुई। इससे पहले जो सेनेटर हैं इनको जो स्टेट्स हैं उनकी असेंबलीज 2 सेनेटर्स अपने भेजते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के मुताबिक अब 2 सेनेटर्स को, उन स्टेट के हर 2 सेनेटर्स को अवाम मुंतखब करके भेजा करेंगी। और फिर उसके बाद है 18th अमेंडमेंट, ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, शराब की जो है प्रोहिबिशन के बारे में ये था। 1917 में ये अमेंडमेंट पास हुई है, लेकिन आप अंदाजा करें तकरीबन 17 साल तक ये इंप्लीमेंट रही है ये अमेंडमेंट, लेकिन इसे रिवर्स करना पड़ा। ये बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है, कभी इस पर भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद है 19th अमेंडमेंट इज अबाउट वुमेन्स सफ्रेज राइट्स, ये 1919 में ये पास हुई, यानी वुमेन्स को जो है राइट 1919 में दिए गए। और फिर 20th अमेंडमेंट है, इसमें कमेंसमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ कांग्रेस, ये 1933 में ये पास हुई है। फिर उसके बाद है 21st अमेंडमेंट, ये जो 18th अमेंडमेंट को इसमें रिवर्स किया गया है 21st अमेंडमेंट में, यानी शराब जो है, जो कौम ने मिलकर सोचा था कि शराब जो है वो सबने हराम करार दिया था, लेकिन 17 साल के अरसे तक ये इस पे कायम नहीं रह सके, इसलिए इसे दोबारा जो है रिपील किया गया। उसके बाद 22वीं अमेंडमेंट है, इसमें प्रेसिडेंशियल टेन्योर के बारे में है। 1951 में ये अमेंडमेंट पास हुई है। इसके मुताबिक सदर अब सिर्फ 2 मरतबा मुंतखब होगा, इससे ज्यादा नहीं मुंतखब हो सकता। इससे पहले कन्वेंशन चली आ रही थी जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर रोजवेल्ट तक, इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट वो 2-2 साल के लिए आते, 2-2 टर्म के लिए आते थे, लेकिन रोजवेल्ट 4 टर्म्स के लिए आए, इसलिए अमेंडमेंट करके सदर के लिए बाइंडिंग कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली कि सिर्फ 2 दफा वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, ज्यादा दफा नहीं। फिर 23rd अमेंडमेंट है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 1960, इसके बारे में अमेंडमेंट 24th जो है एबोलिशन ऑफ द पोल टैक्स क्वालिफिकेशन इन फेडरल इलेक्शन, ये 1964 में है। फिर अगले साल 25th अमेंडमेंट आई जो कि प्रेसिडेंशियल वैकेंसी, डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी की सूरत में थी, जॉन एफ कैंडी को कत्ल किया गया था, तो उसके बारे में ये एक अमेंडमेंट थी। और फिर नेक्स्ट जो है 26th अमेंडमेंट थी, जिसमें रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज क्वालिफिकेशन जो कि 1971 में हुई। इसमें जो एज को कम करके 18 साल तक किया गया कि वोटर एज 18 साल है, 18 साल का हर शहरी वोट कर सकता है। और लास्ट अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट, ये 1992 में पास हुई, ये कांग्रेस की पे लिमिटेशन के बारे में ये अमेंडमेंट थी, जो कि 1789 में ये अमेंडमेंट पेश की गई थी, और 202 साल, तकरीबन 203 साल बाद ये अमेंडमेंट पास हुई। तो यूं ये अमेरिका की तारीख की जो है अमेंडमेंट्स हैं, जो कि अभी तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इस लिहाज से ये अमेंडमेंट्स को भी हम देखें तो इसके लिहाज से कहा जाता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यही रिजिडिटी जो है अमेरिका की ताकत है, जिसने अमेरिकन नेशन को एक किया हुआ है। लेकिन ये याद रखें कि इतना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये गुजरते हुए वक्त का साथ नहीं दे सकता, लिहाजा आने वाले वक्तों में अगर अमेरिका का ज़वाल हुआ तो उसमें एक बड़ी वाज़ेह वजह वो यही होगी कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड था, जो कि गुजरते हुए वक्त का साथ नहीं दे सका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएस। दोस्तों, आज के मौजू में हम यूएस कांग्रेस का हाउस, लोअर हाउस यानी जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये यूएस का लोअर हाउस है, अपर हाउस सेनेट है। ये यूएस का लेजिस्लेचर है, जिसके बारे में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के ये 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। तो सेनेट को मोस्ट पावरफुल चैंबर कहा जाता है, इसके बरक्स हाउस ऑफ कॉमन लेस पावरफुल है। इसके 435 टोटल मेंबर्स हैं। ये पॉपुलेशन की बुनियाद पर मुंतखब होते हैं, किसी स्टेट से ज्यादा मेंबर मुंतखब होकर आते हैं और किसी स्टेट से कम मेंबर मुंतखब होकर आते हैं।
इनकी जबकि हम कंडीशंस देखें, एक मेंबर कैसे मुंतखब हो सकता है, कौन सा मेंबर मुंतखब हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नंबर एक, जो मेंबर मुंतखब होना चाहता है वो यूएस सिटीजन हो, बाय बर्थ सिटीजन हो, फिर जिस स्टेट से मुंतखब होना चाहता हो उसका सिटीजन हो, और ये कम अज कम 9 साल तक यूएस में रिहाइश पजीर रहा हो, और फिर इसकी मिनिमम एज जो है वो 25 ईयर हो, मतलब 25 ईयर से जो अबव लोग हैं वो इस चैम्बर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और फिर ऐसे मेंबर्स, इनका ताल्लुक किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि अगर वो कांग्रेस में जाए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाए तो अपने बिजनेस को प्रमोट करे, तो ऐसा कोई सिलसिला ना हो। तो यहां पर जो मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, तो ये सबसे कम टेन्योर है। आप देखें 2 साल के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर मुंतखब होते हैं, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट और 6 साल के लिए सेनेट। तो सेनेट की जो मुद्दत वो सबसे ज्यादा है। इनका जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन अगर हम देख लें तो हर 2 साल बाद जुफ्त ईयर हो, 2002, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये जुफ्त ईयर में ये इलेक्शंस होते हैं। जुफ्त ईयर का जो नवंबर का महीना, उसके पहले हफ्ते इलेक्शंस होते हैं और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और 435 लोगों को अवाम मुंतखब करती है, और यूं ये मुंतखब होकर असेंबलीज में आते हैं और कानून साजी करते हैं। तो इनकी कानून साजी आप अगर देखें कि इनके टाइमिंग के लिहाज से और दूसरा एजेस के लिहाज से लेस इफेक्टिव होती है, मतलब इसका ज्यादा असर नहीं, ज्यादा असर जो है वो सेनेट का होता है। बाकी इन मेंबर्स को क्या मिलता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को, इनको प्रोटेक्शन ऑफ सीट है, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, हाई ट्रीजन या टेररिज्म के अलावा जितने भी अगर जुराइम करें तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी भी पॉलिसी पे, हुकूमती पॉलिसी पे, किसी भी कानून साजी पे ये ओपनली बोल सकते हैं, हाउस में बोल सकते हैं, कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और फिर यूएस पोस्ट ऑफिस में इनकी जो जितनी भी पोस्ट होंगी, चाहे मुल्क में हो, मुल्क से बाहर, जितनी मर्जी पोस्ट हों, ये सारी की सारी फ्री होंगी। इसके अलावा सैलरीज अलग है, मुख्तलिफ अलाउंसेस अलग हैं, पावर्स और अथॉरिटीज इनकी अलग है। फिर ये हाउस जो है इसे चेयर करेगा हाउस का स्पीकर, जो के मेजॉरिटी पार्टी से जिसका ताल्लुक होगा। ये यूके की पार्लियामेंट की स्पीकर की तरह ये इंपार्शियल नहीं होगा, ये अपनी पार्टी की साइड लेता है, और ये जितनी भी हाउस की प्रोसीडिंग है उसे रन करता है, सारा सेशन रन करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और फिर इसकी अथॉरिटीज में है कि जो भी बिल यहाँ से पास होगा वो इसके सिग्नेचर से आगे सेनेट में जाएगा। और ये जितनी भी कमेटीज बनेगी, जो भी कानून साजी के लिए जो कमेटीज वगैरह बनती हैं, तो उन कमेटीज को डिटरमिन करेगा, उन कमेटीज को के मेंबर्स को मुंतखब करेगा, उनको कौन हेड करेगा, तो ये सारा जो है स्पीकर के पास ये इख्तियारात मौजूद है। फिर हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस में तमाम तरह की कानून साजी के इख्तियारात और पावर्स जो है वो मुर्तकज है। यूएस कांग्रेस जो है 2 हिस्सों में पर मुश्तमिल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही पावर्स हैं जो कि सेनेट की हैं, लेकिन फंक्शनली इसकी पावर्स जरा कम है। लेकिन ओवरऑल ये लेजिस्लेशन, जिस तरह की भी कानून साजी, तमाम तरह की कानून साजी यहाँ पे होती है। सिर्फ फाइनेंशियल बिल जो है वो अगरचे यहाँ से इश्यू होते हैं, यहाँ से आगे जारी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल्स जो हैं इनकी की हुई कानून साजी को सेनेट रिजेक्ट भी कर सकता है। और हर तरह की जो कानून साजी यहाँ से पास हुई है, अगर सेनेट चाहे तो उसमें रद्द-ओ-बदल कर सकता है। 2 बदल 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 कर
तो यहाँ पर अगर कानून साजी या बिलिंग प्रोसेस का हम तरीका देखें, यहाँ पर सेम यूएस बिलिंग प्रोसेस की तरह है कि यहाँ पर 3 रीडिंग्स होती हैं, कमेटी स्टेज होती है, फर्स्ट रीडिंग में नेम पढ़ा जाता है, सेकंड रीडिंग में मुकम्मल डिस्कशन होती है, थर्ड रीडिंग से पहले ये कमेटी स्टेज आती है, कमेटी में जाके वहाँ पर जो उसे टेक्निकली उसके तमाम मामला को देखा जाता है और थर्ड रीडिंग में जो है ये कानून पास होता है और यहाँ से स्पीकर के सिग्नेचर्स के साथ आगे सेनेट में जाता है। तो ये मुकम्मल बिलिंग प्रोसेस है। अब ये यूएस का जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इसका मुकम्मल हमने फंक्शंस देखे, इनके मेंबर्स के बारे में देखा, हर तरह की चीजों के बारे में देखा। तो सिंपली अगर हम कह सकें तो ये यूएस का लेस इफेक्टिव चैम्बर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी पावर्स इसके पास मौजूद है, लेकिन फिर भी ये लेस इफेक्टिव है। लेकिन ओवरऑल ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में और लेजिस्लेशन में, ओवरऑल यूएस लेजिस्लेशन में ये अपना रोल अदा करता आ रहा है और कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे जूनियर्स होते हैं। तो जूनियर्स मेंबर्स जो हैं, इसलिए इनकी कानून साजी उस लिहाज से अहमियत की हामिल नहीं जिस तरह से सेनेट की है। तो ये है वजह बुनियादी तौर पर यूएस सेनेट पावर एंड फंक्शंस। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चैम्बर्स में से एक सेनेट है, यानी ये हर तरह की कानून साजी ना सिर्फ कर सकता है बल्कि इसकी की हुई कानून साजी पे सिवाय सदर के चेक्स के अलावा और कोई चेक नहीं होता। यानी इनकी कानून साजी को कोई भी अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर सकती। तो यूं अगर हम देखें अमेरिका का जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 1 इज अबाउट द यूएस कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स फॉल इन यूएस कांग्रेस। इसलिए यूएस कांग्रेस जो है वो 2 चैम्बर्स में है, 2 चैम्बर में डिवाइड होता है, एक लोअर चैम्बर और दूसरा अपर चैम्बर। लोअर चैम्बर को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और अपर चैम्बर को सेनेट कहते हैं। तो यो सेनेट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा पावर का हामिल है। ये दोनों असल में कानून साज इदारे हैं, लेकिन सेनेट में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा सुलझे हुए लोग बैठते हैं, ज्यादा सुलझे हुए पॉलिटिशियंस, उनका तजर्बा भी ज्यादा होता है। इस लिहाज से सेनेट जो है ज्यादा अहमियत का हामिल है। फिर अगर हम देखें यूएस सेनेट के जो है जस्ट 100 मेंबर्स हैं, टोटल 50 स्टेट में से 2-2 मेंबर्स आते हैं और 100 मेंबर्स हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें दुनिया के बाकी चैम्बर्स की निस्बत यहां पर लोगों की तादाद कम है, लेकिन यहां हर स्टेट से सीजन्ड पर्सन्स आते हैं जो कि कानून साजी में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। कोई भी सेनेटर वो कैसे सेनेटर बन सकता है, उसके लिए जरूरी है कि नंबर 1 वो यूएस सिटीजन हो और फिर बाय बर्थ वो उस स्टेट का हो, उस स्टेट का जिस स्टेट से उसने मुंतखब होकर आना है उस स्टेट का रिहायशी हो, उस स्टेट का मेंबर हो। और फिर ये है कि कम अज कम ये यूएस में 9 साल रहा हो, रिहाइश पजीर रहा हो और इसकी उम्र कम अज कम 30 साल होनी चाहिए। और फिर ये कि इसका ताल्लुक किसी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना हो, मतलब कोई भी ऐसा इंसान यूएस सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता जिसका ताल्लुक किसी ऐसे इदारे से हो जिससे उसके बतौर सेनेटर होने से डायरेक्ट फायदा उसे उसके इदारे को पहुंच रहा हो। तो ऐसे किसी भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यूएस सेनेटर ये 6 साल के लिए मुंतखब होता है। इसकी ड्यूरेशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सदर की भी ड्यूरेशन से ज़्यादा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग सिर्फ 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं, सदर 4 साल के लिए और ये 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं। और हर 2 साल बाद इनके 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। यूँ हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शंस ऑफ यूएस सेनेटर्स। तो यूएस सेनेटर्स का 1913 से पहले
बिल्कुल एक आसान सा तरीका था कि रियासती असम्बलियाँ 2 यूएस सेनेटर्स को भेजती थी, लेकिन उसके बाद ये प्रोसीजर चेंज हुआ 17th अमेंडमेंट के ज़रिए। क्यों ऐसा हुआ? बुनियादी वजह ये थी कि यूएस की स्टेट्स, रियासतें, वो सम टाइम फैसला नहीं कर पाती थी और अपने मेंबर्स को भेज नहीं पाती थी, या एक मेंबर को भेज देती थी, दूसरे मेंबर को नहीं भेज पाती थी। यूएस सेनेट में कानून साजी में देर हो रही थी। लिहाजा यही वजह है कि 70th अमेंडमेंट के जरिए इनका इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया गया। लिहाजा अब ये 2 जो सेनेटर जिस स्टेट से आएंगे उनको वहां की डायरेक्ट अवाम चुनेंगी, या फिर अगर एमरजेंसीली भेजना है तो गवर्नर के पास भी ये इख्तियारात होते हैं कि वो कोई भी 2 मेंबर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक यूएस सेनेट में भेज सकता है जब तक के इलेक्शंस ना हो। फिर हम देखते हैं कि सेनेटर के लिए क्या क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या उसे मरुआत मिलती हैं। हैंडसम सैलरीज के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन ऑफ सीट वो से होती है कि कम से कम 6 साल के लिए उससे कोई भी सीट नहीं छीन सकता, कोई उसको इम्पीच नहीं कर सकता। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, कोई भी कानूनी इदारा उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ 2 जुराइम है, या तो उसने वतन से गद्दारी की हो या टेररिज्म का मर्तकब हुआ हो, तो ऐसे में उससे अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपने सेनेट में वो किसी भी कानून साजी पे किसी भी तरह का एतराज़ कर सकता है। यहाँ पर उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर होगी, कोई भी इदारा उससे अरेस्ट नहीं कर सकता। फिर है फ्री पोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यूएस पोस्ट के जरिए वो जो कुछ मर्जी चाहे दुनिया में जिस भी हिस्से में चाहे वो भेज सकता है। फिर उसके बाद यूएस सेनेट का जो हेड है वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सेनेट को हेड कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि यूएस में उससे और भी बहुत से काम होते हैं तो अपनी ज़्यादातर मसरूफियात की वजह से वो सेनेट में जब नहीं आ पाता तो सेनेट में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना एक मेंबर मुंतखब करते हैं जिसे ट्रांजिशनल वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, कि वो आर्जी तौर पर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है। इसके अलावा सेनेट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा ताकत का हामिल है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये इदारे इक्वल पावर के हामिल हैं, लेकिन टेक्निकली यूएस सेनेट वो ज़्यादा पावरफुल है। सेनेट दुनिया का मोस्ट पावरफुल चैम्बर है, इसके पास कानून साजी के तमाम तरह के इख्तियारात मौजूद हैं। कोई भी कानून अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी आता है तो हतमी मंजूरी वो ज़रूरी है कि यहाँ से ही होगी। फाइनेंस बिल में वो ज़्यादातर इसकी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, जो जितने भी फाइनेंस बिल हैं उनकी मंजूरी सेनेट से ज़रूरी है। फिर अगर हम देखें, सेनेट ना सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर रखती है बल्कि इसके साथ साथ इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं। सदन ने जितनी भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं उनकी जो है अप्रूवल वो सेनेट से लेना ज़रूरी है। फिर जितने भी सदन ने ट्रीटीज़ करने होते हैं, दूसरे ममालिक के साथ मुआहदे करने होते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो है सेनेट से इस मंजूरी ले। सेनेट से अगर मंजूरी नहीं लेते तो सेनेट चाहे तो कोई भी जो ट्रीटीज़ है, कोई भी मुआहदा उसे कल अदम करार दे सकता है। इसकी मिसाल हमारे पास बड़ी वाज़िया है कि जब लीग ऑफ नेशंस बनी तो लीग ऑफ नेशंस असल में सदर वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स की बेस पर वजूद में आई थी। तो इस लिहाज से अमेरिका का रोल बहुत अहम था और अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता भी था कि इसका मेंबर बना जाए, फाउंडिंग मेंबर बना जाए और इसे लीड किया जाए, लेकिन यूएस सेनेट ने अप्रूवल नहीं दी। लीग ऑफ नेशन दुनिया का अहम इदारा, यूएस उसका कभी भी मेंबर नहीं बन पाया। इसके साथ साथ जितने भी एम्बेसडर्स हैं उनकी भी अप्रूवल लेना जो है वो ज़रूरी है। फिर इसके पास वॉच डॉग की पावर्स मौजूद हैं, यानी जितने भी यूएस एग्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं उनमें किसी पे भी ये उसे चेक कर सकता है जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो। तो यूँ अगर हम कहें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल होती है यूएस सेनेट समटाइम।
समटाइम इसके पास पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए इसे दुनिया का मोस्ट पावरफुल चैम्बर कहा जाता है। फिर सेनेट के पास जुडिशल पावर्स भी होती हैं, जितने भी हायर ऑफिशियल्स जो हैं उनकी अगर इम्पीचमेंट करनी हो, इवन प्रेसिडेंट की भी इम्पीचमेंट करनी हो तो सेनेट में इम्पीचमेंट होती है। उसका तरीक़ेकार ये सिंपल है, उस तरीक़ेकार में ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इस सेशन को हेड करता है और 100 मेंबर्स जो हैं, सदर की इम्पीचमेंट का सेशन स्टार्ट होता है और इनकी वोटिंग के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए सदर को इम्पीच किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी तारीख में अभी तक सदर को इम्पीच नहीं किया जा सका, यानी इम्पीचमेंट के ज़रिए उसे उसके ओहदे से बर्खास्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा दूसरे अमेरिकन ऑफिशल्स उनको इम्पीच किया जाता रहता है सेनेट में, तो उसका ये प्रोसीजर बिल्कुल ये प्रोसीजर इसके मुताबिक चलता है। फिर अगर हम देखें अमेरिकन सेनेट के पास पावर ऑफ अमेंडमेंट है, ये आइन में अमेंडमेंट कर सकती है। आइन में अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के 2/3 मेजॉरिटी उस अमेंडमेंट को पास करे, लेकिन उसके बाद 3/4 मेजॉरिटी जो है स्टेट्स की दरकार होती है। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि सेनेट सोलली या अकेले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ये पावर तकरीबन हर तरफ डिवाइड है। फिर अगर हम अदर पावर्स देखते हैं तो यूएस सेनेट जो है वो मुख्तलिफ रिसर्च कमेटीज़ बनाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, उनके फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए ये कमेटियाँ रिसर्च करती हैं। फिर का जो है वाइस प्रेसिडेंट अगर वो मुंतखब नहीं हो रहा तो ये अपने स्पेशल वोट से उनको मुंतखब कर सकती हैं। फिर नई स्टेट्स अगर वो यूएस में शामिल हो सकती हैं तो सेनेट ही उनको रेटिफाई करता है। इन पावर्स के लिहाज से देखा जाए यूएस सेनेट ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल चैम्बर है। इसका अगर हम कंपैरिजन कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बरतानिया का हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसके पास इतनी पावर्स मौजूद हैं। बल्कि अगर हम कहें कि हाउस ऑफ कॉमन्स इससे ज़्यादा ताकतवर है, वो इसमें कोई मजायका नहीं होगा। लेकिन बीइंग अ सुपर पावर यूएस सेनेट जो है वो एंजॉय कर रही है मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड।